नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब का करीब 300 साल पुराना मकबरा है। ये एक बहुत ही छोटा और साधारण सा मकबरा है। इसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मुगल वंश के इतने बड़े बादशाह का ये मकबरा होगा। वैसे भी मुगल काल में ताजमहल जैसी भव्य इमारतें खड़ी की गई थी, मगर औरंगजेब की इच्छा थी कि उसका मकबरा बहुत ही साधारण सा हो और उसके लिए उसने अपनी कमाई के पैसों से ही जमीन खरीदी थी। लेकिन औरंगजेब और उनकी हर निशानी इस समय हिंदू चरमपंथियों के निशाने पर है, इसलिए इस मामूली सी कब्र को लेकर भी हंगामा खड़ा कर दिया गया है। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस पूरे विवाद पर और पूरे इस मकबरे के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जी, मैं शुरुआत इसको इस तरह से करना चाहता हूँ कि औरंगज़ेब की मृत्यु कैसे हुई? वो दिल्ली से इतनी दूर महाराष्ट्र में क्यों कहाँ क्या कर रहा था जब उसकी मौत हुई? हालाँकि उम्र उसकी 89 साल हो चुकी थी, मौत जी। स्वाभाविक थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए, औरंगज़ेब एक अपने राज्य का विस्तार कर रहा था और उसको जो प्रशासन विरासत में मिला था, उसको उसने विंध्या के दक्षिण भाग में बहुत फैलाने का प्रयत्न किया। उसको दक्कन बोलते हैं। दक्कन में उसको लगता था कि बहुत सारी यहाँ राजे, रजवाड़े, बादशाहतें और ये है और उनको भी जीत कर मुझे अपने राज्य का साम्राज्य करना है। जैसे आदिलाबाद था, फिर एक दूसरे तानाशाह का राज्य था, फिर मराठे थे। तो उसकी जो एक इच्छा थी, एक राजा की होती है कि अपने राज्य का विकास करें, राज्य को बढ़ाएँ। ये सभी राजाओं में होता है। तो औरंगज़ेब अपनी ज़िंदगी के आखिरी 22 सालों में वो दक्कन में आ गया। औरंगाबाद जिसको आज कहते हैं, अभी संभाजी नगर कहते हैं, उसमें उसने अपना मोर और लेस हेड ऑफिस टाइप बना लिया था। और दक्षिण में अलग-अलग राजाओं को गोलकुंडा के नवाब को, फिर बीजापुर के इसको और तीसरी तरफ मराठाओं को उसने उनके साथ लड़ाई करके अपने राज्य का विस्तार किया। उसके मुख्य मकसद ये था कि जो दिल्ली की सल्तनत है, वो ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में हो और यही उसका मुख्य कारण था दक्षिण भारत में ज़िंदगी के आखिरी 22 साल गुज़ारने का। और यहाँ रहकर जब वो बहुत सारे उसके जनरल थे, सेनापति थे, सेनापतियों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, फौज में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो इन सब का नेतृत्व करते-करते उसने राज्य का बहुत विस्तार किया। आखिरी समय में कोई वो लड़ाई में नहीं मारा गया। उसको कोई बुखार हो गया था, जिसका कोई इलाज हो नहीं रहा था। बहुत दिनों तक वो बुखार चलता रहा, तो वो औरंगाबाद शिफ्ट हो गया। औरंगाबाद जाने की उसने इच्छा दिखाई और उसने अपने विल में लिखा कि मेरा जो मकबरा हो, वो ज़ैनुद्दीन शाह, ये एक सूफ़ी संत थे, जो मिली-जुली सभ्यता संस्कृति के एक प्रतीक थे। क्योंकि आखिरी दिनों में अ, औरंगज़ेब भी सिंक्रेटिक बातें करता था और उसने अपने पोतों को जो पत्र लिखा, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो मिली-जुली परंपरा है, उसको बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो ये उसने अपनी विरासत में लिखा और ये भी कहा कि मेरी जो कब्र बनाई जाए, वो साधारण हो और इस कब्र में जो पैसा वही लगाया जाए, जो मैंने अपनी कमाई से प्राप्त किया है। उसकी कमाई यानी टोपियाँ सीना, कुरान की प्रतियाँ बनाना, तो इसके कारण ये वहाँ था और उसकी मृत्यु कोई युद्ध में नहीं हुई। उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से, जिसमें बुखार के रूप में वो सामने आया और उसने उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि सूफी संत जैनुद्दीन साहब के वहाँ पर उनके दरगाह के परिसर में उनको दफनाया जाए, ये उनकी इच्छा थी। जबकि औरंगज़ेब कट्टर मुसलमान के तौर पर था, माना जाता है और इतिहास भी यही कहता है। ये परिवर्तन क्यों हुआ? क्यों कैसे हो गया? बाद में उसको एहसास हुआ जब राज्य का विस्तार कर रहा था और इसीलिए वो सूफी संत की शरण में चला गया अंत में। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मुकेश जी, क्योंकि वैसे औरंगज़ेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। मुसलमान भी नहीं, उसमें भी सुन्नी मुसलमान था
और जो मुसलमानों के बाकी तबके थे, शिया, अहमदिया, उनके प्रति उसको कोई सहानुभूति नहीं थी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है जितना उसकी सहानुभूति यानी गैर सहानुभूति हिंदुओं की थी, उससे ज्यादा उसका नफरत अहमदिया और सूफी लोगों ये अहमदिया और ये क्या कहते हैं शिया। शिया लोगों से था। तो अब हर एक वो काफी उसके आखिरी के पत्रों में ये मिलता है, वो आत्म परीक्षण करता है कि मैंने जिंदगी में क्या किया, कुछ मैंने उपलब्धि की, यानी एक वो फिलोसोफर दार्शनिक के रूप में उसने अपने जीवन का रिव्यू किया और उसमें उसकी जो गलतियां थी उसके लिए खुदा से उसको माफ करने के लिए कहा। और साथ ही साथ जो मिली-जुली परंपरा भारत की रही है, उसमें आखिरी दिनों में ये भी कहा, पहले उसको लोग जानते थे कि वो संगीत का बहुत संगीत से बहुत नफरत करता है। उसने अपने एक पोते को उसका पोतों से संबंध काफ़ी अच्छा था, बेटे उसके उतने मज़बूत नहीं थे, तो पोते को पत्र में लिखा कि भई जो तुम्हारे दादाजी मेरे जो ये दादाजी थे, उनको संगीत का बहुत प्रेम था, तुम भी उस तरफ झुकाव करो। और फिर उसने वीणा बजाना भी सीखा। तो ये दूसरी बात है। उसी की तरफ धर्म के बारे में भी उसकी जो कट्टरता थी, कट्टरता से भी उसे लगा कि एक राज्य चलाने में ये कट्टरता उचित नहीं रहेगी, खासतौर से मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसलिए जो ये हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं कि जिस प्रकार से अकबर की उदार नीतियाँ थी या दारा शिकोह जिसको उसने मरवाया, उसकी जो उदार नीतियाँ थी, उसके प्रति उसका आकर्षण हुआ और इसी के लिए उसने शाह जैनुद्दीन के परिसर में खुद को दफनाने की बात की। और ये तो जैसे हमने देखा, वो मितव्ययी था, खुद के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करता था और इसी के चलते उसने ये भी कहा कि मेरी कब्र शादी हो। अब आप देखिए, हुमायूँ का मकबरा, हुमायूँ तो छोटे राज्य में राज्य करता था, कितना विशाल है, कितना भव्य ये है भी। और अकबर का मकबरा, शाहजहाँ का सब बहुत बड़े-बड़े हैं, पर इसमें इन चीज़ों पर जो खुद को जिसको कहते हैं सेल्फ इंडल्जेंट, उन पे खर्चा न करके, राजकोष से पैसा न लेकर, खुद की कमाई से आए हुए पैसों से खुद की कब्र बनाने की बात की। अब ये भी देखिए, उसकी जो कब्र बनी, वो आस-पास मिट्टी की ज़मीन थी, वहाँ पौधे उगते थे और ऊपर जो पत्थर था, वो सफ़ेद पत्थर था, बीच में एक लाल रंग का ये था, उसमें थोड़ा कुछ 2-3 उँगलियाँ की गहराई मध्य में थी। बाद में लॉर्ड कर्ज़न ने वहाँ संगमरमर लगाया और एक दीवार भी बनवाई जिसके आर-पार देख सकते हैं, वो भी संगमरमर की थी, बीच-बीच में उसके डिज़ाइन बने होंगे जालीदार। जिसमें जी। जालीदार, करेक्ट। तो वो भी उसने वहाँ लॉर्ड कर्ज़न ने लगवाए और खुद होके इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे उसपे ज़्यादा खर्चा हो या ज़्यादा भव्य दिखे या भव्यता के कारण लोग आकर्षित हों, ऐसा उसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। जी, तो मतलब अंग्रेजों की ये समझ थी कि इस कब्र को को सँभाल कर रखना चाहिए। ये एक जी, ऐतिहासिक विरासत थी और हमें अपने जी, इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसे सँभाल के रखना चाहिए और उससे जी, सबक लेना चाहिए। ये अंग्रेज जी। एक समझते थे, आज के लोग नहीं समझ रहे हैं। इसमें मुकेश जी मैं एक और मुद्दा जोड़ दूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि अंग्रेज़ भले ही उन्होंने जो प्रशासन जहाँ से जीता, पहले मुगल, बाद में मराठा, इनको एक-एक करके हरा के उस उन्होंने अपना राज्य जीता। पर इसके पहले की आपको बता दूँ कि उस समय की परंपराओं में शिवाजी महाराज को देखिए। शिवाजी महाराज ने अफ़ज़ल खान की कब्र को बनवाया था। अब जी, मैं मज़े की बात ये देखता हूँ कि कुछ 8-10 साल पहले यहाँ वीएचपी, बजरंग दल के लोग ये उस दरगाह को तोड़ने गए। एक बार गए, उसको फ़ॉइल कर दिया गया, दूसरी बार गए, असफल रहे पुलिस के कारण। इसी बीच एक दलित लेखक ने ये रिसर्च करके सामने लाया कि अफ़ज़ल खान की कब्र शिवाजी महाराज ने खुद बनवाई थी। उसके बाद वहाँ का विवाद शांत हो गया। अब जो शिवाजी महाराज अपने आप को शिवाजी महाराज के वंशज कहते हैं, जो शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मन जो उसको मारने आया था, उसकी कब्र बनवाई, आज उसी के वंशज बात कर रहे हैं कि औरंगज़ेब की कब्र यहाँ नहीं होना चाहिए। जबकि अंग्रेज़, उन्होंने भी शोषण किया, उन्होंने भी शासन किया, उन्होंने तो गुलामी को ज़्यादा हमारे ऊपर लादा, पर वो भी इतिहास का महत्व तो हर एक जना समझता है। अब ये देखिए कि औरंगज़ेब की कब्र ये आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यानी हमारे जो
ये विभाग है, उसके द्वारा संरक्षित विभाग है। इसका खर्चा केंद्र से आता है, जो इसको संरक्षण में लगा होता है। तो उसके बावजूद, क्योंकि ये जो है एक धार्मिक उन्माद पैदा करने का तरीका है। थोड़ा इसमें मैं ये जोड़ दूँ, और ये बात अभी क्यों उठी है, देखिए, ये 5 साल पहले ये बात नहीं थी। अभी जो नफ़रत फैलाने वाली फ़िल्म छावा आई है, जिसके 126 मिनट की फ़िल्म में 40 मिनट सिर्फ़ ये बताया गया है कि कितनी क्रूरता से औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज को ट्रीट किया। उसके बाद से जो उन्माद पैदा हुआ, उसका फ़ायदा लेकर ये हिंदू राष्ट्रवादी ताकतें ये देख रही हैं, एक मौका देख रही हैं उनके एजेंडा को बढ़ाने का। और यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि ये जो फडणवीस हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन्होंने पहले भी औरंगज़ेब पर आक्षेप जो है उठाए हैं। मुसलमानों को टारगेट करते हुए उन्होंने लिखा कि ये औरंगज़ेब की औलादें कहाँ आ गई हैं, जो अपने मोबाइल पर औरंगज़ेब का डीपी रखते हैं। और अभी जब एक किसी ने मांग रखी कि ये कब्र को हटाया जाना चाहिए, तो फडणवीस ने संविधानिक लिमिट में रह के बोले, मैं तो संवैधानिक पद पे हूँ, मैं तो नहीं कह सकता तुम गैर संवैधानिक तरीके से करो, और इसको करना तो चाहिए। इसको, इस कब्र को महाराष्ट्र से हटाना चाहिए। ये फडणवीस ने कहा, तो फिर बाकी लोगों का क्या है? तो मुख्य मुद्दा मेरे ख्याल से है कि उनकी सांप्रदायिक राजनीति को विस्तार करने का जो तरीका है, ये उसी में एक और कदम होगा। जी, जैसे इसमें बाबरी एक मस्जिद पर। इंटरेस्टिंग फैक्ट और है पुनियानी जी की जो शिवाजी के ग्रैंडसन थे छत्रपति शाहू जी फर्स्ट, वो भी या वहाँ औरंगजेब की मकबरे में गए थे। वो विजिट किया था उन्होंने, और पता नहीं कितनी बार और कितने लोग शिवाजी महाराज के रिश्तेदार या उनके वंशज वहाँ जाते रहे होंगे औरंगजेब के उसके। जी। अभी देखिए, ये इन्होंने बाइनरी खड़ी कर दी है, मुगल वर्सेस मराठा। ये बाइनरी ऐसी नहीं थी। जैसे अगर हम देखें, तो संभाजी महाराज ने खुद अपने पिताजी शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध किया, औरंगजेब के साथ मिले। संभाजी महाराज औरंगजेब के साथ मिलकर इन्होंने आदिल शाह पर भी लड़ाई की। तो इनके जो संबंध थे वो काफी अलग प्रकार के थे, जिसको आज अनदेखी की जा रही है। इसी औरंगजेब के संरक्षण में या कैद में संभाजी की पत्नी और शाहू महाराज उनके पास थे, जिसका उन्होंने कोई धर्मांतरण की शर्त नहीं डाली। उन्होंने उनको रखा, जेल में रखा या संरक्षण दिया, जो भी है, दोनों प्रकार के वर्जन्स हैं। तो उनके संबंधों को, ये मिला-जुला संबंध था, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, ऐसी उनकी चलती रही। और जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, शाहू महाराज फर्स्ट वहाँ विज़िट करने गए। अब वहाँ वो तो आदर आदर प्रकट करने गए। और आदर क्यों प्रकट किया कि भई औरंगज़ेब ने भी कुछ अच्छी चीज़ें की होंगी मराठा इनके भोसले परिवार पर। तो ये प्रतीक जो है, वैसे भी जो इतिहास के उपयोग करने का तरीका सांप्रदायिक ताकतों का है, वो चुनिंदा है, चुनिंदा, सेलेक्टिव। यानी 10 बातों को छेड़ देंगे, एक बात जो उनको नफ़रत फैलाने में सूट करती है, नफ़रत फैलाने के लिए उचित ठहरती है, उस बात को पकड़कर बढ़ाते जाएँगे। और आज उनका प्रोपेगेंडा मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग है, और कि ये बात एकदम आग के दावानल की सरीखा फैल जाती है, दावानल की सरीखा फैल जाती है, और लोग उसको दूसरे पहलू को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं करते। बिल्कुल। और जो औरंगाबाद का नाम भी इसी दबाव में बदला गया, संभाजी नगर इसीलिए किया गया क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ जो अभियान चल रहा था उसको शांत करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए या उनकी पीठ ठोकने के लिए। जी। अब उसमें संभाजी महाराज के नाम पे जो नगर रखा गया है, एक मज़े की बात है कि संभाजी महाराज का औरंगाबाद से कोई संबंध नहीं था। यानी वहाँ उन्होंने कुछ दिन रह के प्रशासन किया हो, शहर को बनाया हो, शहर का विकास किया हो, ऐसा एक प्रमाण एक ही मिलता है कि कुछ थोड़े समय के लिए वो वहाँ आए थे। उसके अलावा उसको कोई प्रमाण मिलता नहीं। जबकि औरंगज़ेब वहीं से ऑपरेट करता था, अपने दक्कन के युद्ध को, उसकी दरगाह वहीं है। तो उसको बदलना भी एक सांप्रदायिक राजनीति का पहला कदम था। और अभी अगर ये जो दूसरी बात कर रहे हैं, ये बात करने में ही अपने आप में कितना खतरा है, इसी से कितनी नफ़रत फैलती है। ये सांप्रदायिक राजनीति के ताकत का एक हमको प्रतिबिंब मिल रहा है कि वो इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि जैसे एक छावा फ़िल्म के बहाने औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने की बात की जा रही है, और ये बात भुलाई जा रही है कि शाहू महाराज 1 ये भी वहाँ गए थे,
और औरंगजेब से मराठा सरदारों के बहुत अलग अलग प्रकार के संबंध थे। दूसरी मजे की बात यह है कि दक्कन में जब औरंगजेब आए तो उसके मुख्य सेनापतियों में राजा जय सिंह और जसवंत सिंह भी थे। तो अब ये बातों को नजरअंदाज करके हिंदू मुस्लिम बाइनरी, जो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति का एक मुख्य प्रोपोगेंडा पॉइंट है, उसी को लेकर ये अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने कहा कि ये जो मकबरा है या कब्र है औरंगजेब की, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देख रेख में है। क्या आपको लग रहा है कि आगे चलकर ये विवाद इतना बढ़ाएंगे कि हो सकता है कि कोई ग्रुप जाए तोड़ फोड़ कर दे, जैसे बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, मंदिरों पर हमले करने का जो एक अभियान सा है, उसमें ये इसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ये कभी? इस पर्याप्त सुरक्षा वहां है भी कि नहीं, पता नहीं। नहीं, अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहली बात तो ये हुई है कि पहले वहाँ 2,500 से 3,000 लोग रोज आते थे। बाहर के टूरिस्ट भी बहुत आते हैं औरंगाबाद में, वहाँ अजंता एलोरा भी पास में है और औरंगजेब का मकबरा भी है, बहुत बाकी चीजें भी हैं। तो पहले 2,500 से 3,000 पर्यटक रोज आते थे। अब जब से उन्होंने मुद्दा उठाया है, ये पर्यटक केवल 200 से 300 के बीच में रह गए हैं। तीसरा, वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ गई है। और आपकी बात सही है कि जैसे बाबरी मस्जिद भी आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में वादा किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी इससे मस्जिद को बचाऊंगा। और जब कार सेवकों ने हमला किया तो उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि आप चुपचाप खड़े रहिए। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो उस दौरान सो रहे थे या पूजा कर रहे थे 5.5 घंटे तक। तो वैसा अभी यहाँ महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी के हैं। और अगर ये अभी बीएचपी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 27 अभी कुछ दिनों में वो महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर रहे हैं। किस आधार पे? कि औरंगजेब की कब्र को खोदा जाए। बंद तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत देखे हैं। बंद थे कि भाई हमारी गरीबी को दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, मजदूरों के हकों को प्रस्थापित करो। वो समय में मैं पला बड़ा हूँ, आपने भी देखा होगा। बंद की एक प्रक्रिया थी, जो मजदूरों के हाथ में एक अधिकार था, अपने अधिकारों को मजदूरों के हाथ में एक हथियार था अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। अभी देखिए उसी का इस्तेमाल कितना विपरीत दिशा में हो रहा है कि अधिकारों की बात मत करो, गरीबी की बात मत करो और बंद कहते हो रहा है कि औरंगजेब की कब्र को खोदा जाए। ये एक बहुत खराब पीरियड है हमारे देश का, हमारे इतिहास का, जहाँ इस प्रकार के मुद्दों पर लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, जबकि समाज में इतने मुद्दे हैं जिनको हल करने में हमें तत्परता दिखानी चाहिए। और हमारे जो संतों ने जैसे कहा था कि आज वही हालत हो रही है, जो घर बनाता है उसके पास घर नहीं है, जो अनाज उत्पादता है, उत्पादन करता है, उसका पेट खाली है, जो कपड़े बुनता है उसका शरीर नंगा है। आज भी वही हालात हो रहे हैं और बात हो रही है कि 300 साल पुराने मकबरे को तोड़ा जाए। जाहिर है कि ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं उनसे ध्यान बटाने की भी एक टैक्टिक्स है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, जिसमें लोग इस तरह के मुद्दों पर बात ना करें, सरकार से सवाल ना करें कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, महंगाई इतनी क्यों बढ़ी हुई है, हमारा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, और आप औरंगजेब के को लेकर ही आपस में लड़ते झगड़ते रहे। लेकिन कुल मिलाकर ये कि आपने जो औरंगजेब के आखिरी वर्षों का अपना एक कहना चाहिए कि आत्मावलोकन, प्रायश्चित, बदलाव, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आदमी का विकास भी होता है। शुरुआत में अगर वो कट्टर था भी तो कैसे वो उसको भारत में शासन करते करते उसको नए अनुभव हुए और उसने बदला अपने आप, और वो सीधे उस परंपरा में चला गया जो कि कट्टर इस्लाम के विरुद्ध है, जिसमें संगीत भी है, मनोरंजन भी है, और मतलब बहुत ही खुला और उदार। जी, वही आपने बिल्कुल अच्छे से समराइज किया इसको कि जो भारत की मुख्य मूल आत्मा है, मेल जोल की, बहुल्यवाद की, एक दूसरे को आदर करने की, वो परंपराओं के प्रति उसका झुकाव जिंदगी के आखिरी इसमें देखा जा सकता है। क्योंकि जो भी हमारे सूफी संत थे
वो भी केवल, उनका तो एक ही सिद्धांत था, मानवता और हर एक व्यक्ति के लिए प्रेम। और सूफी जैसे आपने इसकी बात की, उत्सवों की, त्योहारों की, तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ के सूफी संत की दरगाहों पर होली का त्योहार फाग के रूप में मनाया जाता था। अभी अभी होली भी हुई है, उसका भी हमको अनुभव हो रहा है कि अभी होली को किस प्रकार से एक नफरत का औजार बनाया जा रहा है। और ये सूफी संत की दरगाह में ये होली भी खेली जाती थी, और कई मुगल बादशाहों ने इसको ईद एक गुलाबी के रूप में प्रस्थापित किया था। तो ये चीजों का प्रभाव औरंगजेब पे भी निश्चित रूप से हुआ होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में बदलता है और अलग अलग प्रकार से उसके आखिरी समय में भावनाएं और कल्पनाएं जरूर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। बड़ी दिलचस्प चर्चा है और ये लोगों को ये तथ्य जानने चाहिए ताकि इस प्रोपेगेंडा से वो बच सके और अपनी एक स्वतंत्र राय बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.